हेलो बच्चों, ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं इंद्रजीत। हम बीएड सेकेंड ईयर में गणित शिक्षण की इकाई प्रथम में पाठ्यक्रम के बारे में बहुत सारी चर्चा की है और वीडियो अपलोड किए हैं। आप शायद देखे होंगे आपने। पाठ्यक्रम के बारे में हमने अर्थ पढ़ा, विशेषताएं पढ़ी, महत्व पढ़ लिया, पाठ्य निर्माण के सिद्धांतों के बारे में पढ़ा और अभी पिछले वीडियो में मैंने पाठ्यक्रम की विशेषताएं यानी पाठ्यक्रम के विशेषता यानी गुण उनके बारे में अध्ययन किया था कि पाठ्यक्रम पाठ्यपुस्तक के निर्माण में सहायक होता है, पाठ्यक्रम मूल्यांकन प्रक्रिया में सहायक होता है, पाठ्यक्रम के द्वारा हम किसी बालक का मूल्यांकन कर सकते हैं, पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम हमारे देश की व्यवस्था को सुधार सकते हैं, अपने देश की राज्य की व्यवस्था को सुधार सकते हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम एक बालक का सर्वांगीण विकास कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक बालक के शैक्षिक उद्देश्यों की प्राप्ति कर सकते हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक व्यक्ति के जीवन के मूल्यों की प्राप्ति की जा सकती है। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम हर एक वस्तु को नया मोड़ दे सकते हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम एक बालक के अंदर कल्पना शक्ति और तर्क शक्ति को में बढ़ावा दे सकते हैं। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही हम सब एक बालक के मस्तिष्क में शब्द भंडार की वृद्धि कर सकते हैं, उसको मतलब कि उसकी मानसिक प्रक्रियाओं को एक सुचारू रूप से कर सकते हैं। तो ये तो सब थे गुण, ये तो क्या थे? गुण थे। पाठ्यक्रम के माध्यम से ही एक बालक गणित की जो कोर्स होता है, गणित की जो विषय वस्तु होती है उसको पढ़ पाता था। और गणित एक ऐसा सब्जेक्ट है, बहुत ही कठिन शब्द है। कई बार बच्चे गणित विषय को देखकर और गणित के विषय के बारे में जानकर डर जाते हैं। मैंने बताया था कि गणित एक मैजिशियन है। गणित को अगर कोई समझ ले तो वो उसके लिए बहुत आसान है और गणित अगर नहीं समझ पाए तो उसके लिए हार्ड है। इसमें और कुछ नहीं, इसमें सब फॉर्मूले चलते हैं। और हमें तो ये बताना है कि बालक को गणित कैसे पढ़ाई जाती है। हमें गणित के सूत्रों को नहीं बताना है, गणित के सूत्रों को कैसे पढ़ाया जाता है, गणित के समाधान को कैसे पढ़ाया जाता है, ये हम बीएड में अध्ययन करते हैं। अब जैसे पाठ्यक्रम के गुण थे तो पाठ्यक्रम के दोष भी है, उसके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तो अभी आज हम गणित पाठ्यक्रम वर्तमान में गणित पाठ्यक्रम के दोष यानी गणित पाठ्यक्रम में क्या दोष है, क्या कमियां है, दोष हो सकते हैं, कमियां हो सकते हैं या सीमाएं हो सकते हैं, कोई भी हो सकता है। ऐसी कौन सी कमियां रह गई या ऐसे कौन से कारण हो जाते हैं जिससे एक पढ़ने वाले गणित को मतलब बालक जब गणित पढ़ता है तो उसको कहीं ना कहीं दिक्कतें आती है, उसको कहीं ना कहीं परेशानी आती है। तो ऐसे कौन सी परेशानी रह गई जिससे उसको तकलीफ आती है, उसको मतलब है कि गणित समझने में कठिनाई आती है। मैंने अभी याद बताया कि गणित बहुत एक सरल सब्जेक्ट है। मैं मानता हूँ कि सभी विषयों में सबसे आसान अगर सब्जेक्ट माना जाए तो वो गणित ही है। क्यों गणित है? इसलिए मैं आसान मानता हूँ क्यों गणित में जो भी चीज होती है वो लिमिटेड होती है यानी सीमित होती है। अगर आपको कोई सवाल दिया गया है, अगर जोड़ दे दी गई है तो आप जोड़ का जब योगफल आ जाता है उसके बाद में आप पेन स्टॉप कर देते हो। उसके बाद में ना तो आप उसको कोई लिखना है, ना कोई आपको कोई चीज जोड़नी है और न ही उसमें से कोई निकालनी है। यानी जितना वो पूछता है उतना ही अपन को जवाब देना है। कहने का मतलब है कि आप अपनी तरफ से ना तो फेंक मार सकते हो और न ही अपनी तरफ से कोई जोड़ के लिख सकते हो। जितना उसने पूछा है उतना ही अपन को जवाब देना है। बाकी दूसरे विषय में देखो, आप संस्कृत में देखो, हिंदी में देखो, सामाजिक ज्ञान में देखो, इनमें आप अपनी तरफ से भी कोई चीज जोड़ सकते हो। अपनी तरफ से भी कोई अपनी विचारधाराएं, अपने
विचारों को व्यक्त करके लिख सकते हैं। लेकिन एक गणित ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आप फैक्ट लिखना पड़ता है, जो निश्चित आंसर होता है उसी को ही लिखना पड़ता है। तो इसलिए हम यहाँ पे एक चर्चा कर रहे हैं कि पाठ्यक्रम एकदम उसका अच्छा होना चाहिए। कहीं ना कहीं उसके दोष रह जाते हैं और ये कमियां क्या रहती है, आज हम बिंदु के माध्यम से अध्ययन करेंगे। पहला है कि प्राथमिक उच्च प्राथमिक होता है 105वीं, उच्च प्राथमिक होता है 6वीं 7वीं 8वीं तथा सेकेंडरी कक्षा हो यानी 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं के गणित के पाठ्यक्रमों में परस्पर समन्वय नहीं। परस्पर यानी जैसे एक समन्वय होना चाहिए, सहसंबंध होना चाहिए, वो सहसंबंध नहीं है। वो कैसे कि 8वीं तक तो आपने देखा होगा कि मिडिल क्लास का जो पाठ्यक्रम है उसमें जो गणित का जो विषय वस्तु है वो बहुत कठिन है, जबकि और आप 9वीं 10वीं में आते हो उस समय आपको वही विषय वस्तु वापस दोबारा पढ़नी होती है। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं वो समझना ही नहीं है। यानी हम उच्च प्राथमिक अगर सरल चीज पढ़ते हैं तो वही चीज सेकेंडरी लेवल में हार्ड होनी चाहिए, लेकिन इनमें कोई समझ में नहीं होता है। उच्च प्राथमिक अलग क्लास होती है, मतलब अलग विषय वस्तु होती है और सेकेंडरी में आते कुछ अलग ही पैटर्न चलता है। कहने का मतलब है कि जैसे आज मैंने कोई चीज सीखी है, उस चीज को अगर वही अनुभव उस चीज से रिलेटिव है मेरे जीवन में तो वो आगे से आगे बढ़ता रहता है। लेकिन मैंने जो चीज सीखी है और वो मैं कोई दूसरी चीज सीखना चाहता हूँ और वो दोनों अलग है, तो शायद मेरे लिए वो भी नई चीज होगी। तीसरी चीज से सीखूंगा तो वो भी मेरे लिए नहीं होगी, लेकिन कहीं ना कहीं एक दूसरे से रिलेटिव होनी चाहिए। आपने 8वीं में पढ़ी है तो 9वीं में कहीं ना कहीं उसके बारे में चर्चा होनी चाहिए। अगर आपने पहली में पढ़ा है तो उसके बारे में दूसरे में चर्चा होनी चाहिए, तो वो एक सहसंबंध बना रहता है। दूसरा है पाठ्यक्रमों में गणित के विषयों तथा सीखने के अनुभवों का विस्तृत वर्णन नहीं है। अब हम बच्चों को गणित सिखाते हैं या गणित पढ़ाते हैं, गणित का शिक्षण करवाते हैं, तो उसके पीछे कोई ना कोई उद्देश्य अवश्य होना चाहिए। और गणित तो ऐसा सब्जेक्ट है कि इसके पीछे बहुत सारे उद्देश्य हैं, क्योंकि गणित ऐसा सब्जेक्ट है कि जो अपनी रियल लाइफ में सबसे ज्यादा टच होता है। गणित के बिना आप अपनी दिनचर्या में कोई भी कार्य नहीं कर सकते। दिनचर्या अपनी गणित से स्टार्ट होती है, गणित से ही स्टार्ट होती है और गणित पे ही खत्म होती है। तो अगर बच्चों को उनको उद्देश्य का पता नहीं होगा तो शायद उनको पढ़ने के लिए मोटिवेट नहीं होगा, मोटिव नहीं प्राप्त होगा, यानी प्रेरणा प्राप्त नहीं होगी। यानी उद्देश्यों को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। गणित के उद्देश्यों को निर्धारित करना बहुत जरूरी है। सीखने के अनुभवों का विस्तृत वर्णन अवश्य होना चाहिए, तभी वो गणित के प्रति अपनी रुचि पैदा कर सकता है। उसके बाद है पाठ्यक्रम में बीजगणित, अंकगणित, रेखागणित अलग अलग लिखने के कारण आपस में सहसंबंध नहीं होता। अब एक ही गणित में आपने देखा होगा कि 6वीं 7वीं 8वीं की किताब होती है या 9वीं 10वीं की होती है, तो उसमें अंकगणित अलग होते हैं, बीजगणित अलग होती है और रेखागणित अलग होती है। आपने देखा होगा कि अंकगणित अलग चलता है, रेखागणित अलग चलती है और बीजगणित भी अलग चलती है। उनमें कोई कहीं भी कम्युनिकेशन नहीं होता है, सहसंबंध नहीं होता है, उनमें कहीं भी एक रिलेटिव संबंध नहीं होता है। सहसंबंध का मतलब होता है, अब ये चीज बार बार इसमें बताई जा रही है क्योंकि अगर एक बालक ज्ञान प्राप्त करता है तो उस ज्ञान को विकसित करने के लिए, उस ज्ञान को आगे और बढ़ाने के लिए उसका ज्ञान वहीं स्टॉप ना हो जाए, इसलिए उससे संबंधित दूसरी रिलेटिव चीज होनी चाहिए। तो ही वो अपने ज्ञान से अपने ज्ञान जो संचित किया है, अर्जित किया है, उस ज्ञान से और आगे ज्ञान बढ़ाता है। लेकिन जब ज्ञान एकदम विपरीत हो जाता है तो शायद वो दूसरे ज्ञान को वापस जीरो से स्टार्ट करता है। इसलिए कहीं ना कहीं आपस में सहसंबंध अवश्य होना चाहिए। इसके बाद में पाठ्यक्रम में छात्रों द्वारा किए जाने वाले क्रियाओं का उल्लेख नहीं है। अब गणित में क्या होता है कि करके सीखने वाली पद्धति चलती है। अगर बच्चों को ना ब्लैक बोर्ड यूज नहीं कराया जाए या उसको पेन यूज नहीं कराया जाए तो शायद वो सवालों को सीख नहीं पाएंगे। तो पाठ्यक्रम में छात्रों द्वारा किए जाने वाली क्रियाओं का यानी कौन सी क्रियाएं करनी है, ऐसे कौन सी क्रियाएं किया जाए जिससे वो सवालों को जल्दी से सीख सके, इनके बारे में पाठ्यक्रम
पाठ्यक्रम में कोई उल्लेख नहीं है, जबकि इन क्रियाओं का उल्लेख अवश्य होना चाहिए। उन क्रियाओं का उल्लेख होगा तभी बालक उसको इस्तेमाल करते हुए, प्रयोग करते हुए उसको आगे से आगे काम में ले सकते हैं और बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है, गणित के अलग अलग राज्यों के पाठ्यक्रमों में मिलता है। और आप ये देखो मानते हो कि जो सीबीएसई का जो कोर्स होता है वो तो पूरे इंडिया लेवल का एक ही होता है, इंडिया लेवल का एक ही होता है। लेकिन आरबीसी यानी जो एक राज्य स्तर का जो पाठ्यक्रम होता है वो सभी राज्यों में अलग अलग होता है। अगर जैसे राजस्थान का अगर व्यक्ति आदि क्लास पढ़ के गुजरात में जाता है तो शायद उसकी पढ़ाई वहाँ अलग होगी, उसकी गणित की किताब अलग होगी, गणित अलग से चलेगी। तो ये एक विभिन्नता के कारण एक दोष है। पाठ्यक्रम में हम इंडिया लेवल के यानी देश के लेवल का पाठ्यक्रम एक ही होना चाहिए, क्योंकि विभिन्नता के कारण उसकी कहीं न कहीं शिक्षण में प्रभाव डालता है, उसकी शैक्षणिक मतलब है कि प्रभावित होती है। तो अगर एक भी अगर चीज होगी तो वो इंडिया के किसी भी क्षेत्र में जाए तो वो एक ही तरह का शिक्षण प्राप्त कर पाएगा। हाँ भाई, पाठ्यक्रमों के उप विषयों में कठिनाई स्तर के बारे में कोई जानकारी नहीं है। अब जो मेन विषय होते हैं, मुख्य विषय, उनके भी उप विषय होते हैं, तो उनके अंदर जो कठिनाइयाँ आती है, छोटी छोटी कठिनाइयाँ आती है, तो उसके बारे में कोई चर्चा कहीं भी पाठ्यक्रम में नहीं की गई है। तो कहीं ना कहीं इन पाठ्यक्रमों में उस कठिनाइयों का, उन समस्याओं के बारे में जानकारी और जो एक सॉल्यूशन होता है, हल होता है, उसको लिखना आवश्यक होता है। उसके बाद में समाज के प्रगति के साथ साथ पाठ्यक्रमों में सुधार की आवश्यकता होता है। अब एक बात बताओ कि जब वैदिक संस्कृति में एक पढ़ाई अलग होती थी और आज की जो पढ़ाई है उसमें लाख अंतर हो गया, तो क्या आज लोग वैदिक संस्कृति में जो पढ़ाई होती थी वो आज लागू कर सकते हैं? नहीं कर सकते। वो इसलिए क्योंकि समय के अनुसार शिक्षा पद्धति में क्या कहते हैं, शिक्षा जो शिक्षक होता है उसके पढ़ाने में और शिक्षार्थी होता है जो उसके पढ़ने में अंतर आ जाता है, और उसकी जिज्ञासा, उसकी आवश्यकता है, उसकी आदत, उसकी प्रवृत्तियां सब समय के अनुसार परिवर्तन होती रहती है। अगर हम पुरानी चीजों को ही लेके चलेंगे तो शायद नया विकसित कब कर पाएंगे। नया विकसित करने के लिए नई चीजों को लागू करना जरूरी होता है, इसलिए पाठ्यक्रम में नई बातों को समावेश करना जरूरी है। अब गणित के पाठ्यक्रम में लचीलेपन की जगह जड़ता अधिक हो जाती है। अब आपने देखा होगा कि आज का जो शिक्षा पद्धति जो एक जो अपने विद्यालयों में एक गणित का जो पाठ्यक्रम होता है, आजकल बच्चों को मतलब जिन्होंने पाठ्यक्रम बनाया वो उन्होंने बच्चों को कंप्यूटर समझ लिया। उन्होंने ये समझ लिया कि हम जो कर सकते हैं वो बालक भी कर सकता है। अरे बालक कैसे कर सकता है? बालक को उसकी नॉलेज नहीं है, उसकी क्षमता नहीं है उसको याद करने की या उसको सीखने की। तो कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं गणित में जड़ता है, जड़ता मतलब कठिनाई है, कठोरता दिखाई देती है। उस कठोरता के कारण आपने आज राजस्थान के भारत के आंकड़े उठा के ले लो कि ज्यादातर गणित के जो कोर्स होते हैं वो कम लोग लेते हैं और आर्ट्स के लोग जो इजी होते हैं वो कोर्स ज्यादा लेते हैं। गणित इतना कोई डिफिकल्ट नहीं है, लेकिन इस गणित के जो लैंग्वेज को उसकी जो क्या कहते हैं सवालों को इस तरह से शो कर रखा है, प्रस्तुत कर रखा है, जिससे बच्चे उससे डर जाते हैं और उसमें इंटरेस्ट कम ले पाते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारे प्रतिभाशाली जो बालक होते हैं इन चीजों के कारण पीछे रह जाते हैं और हमें हमारे राष्ट्र के लिए अच्छे नागरिक प्राप्त होने से खो देते हैं। नेक्स्ट है कि पाठ्यपुस्तक से संबंधित क्रियाएं तथा प्रवृत्तियों का पाठ्यक्रम में प्रावधान होना चाहिए। अब पाठ्यक्रम से संबंधित जो क्रियाएं होती है, थॉर्नडाइक का जो सिद्धांत करके सीखना, वो क्रियाएं और प्रवृत्तियों को पाठ्यक्रम में कहीं ना कहीं जगह देना चाहिए, उसके कहीं ना कहीं उनको भी शामिल करना चाहिए। अगर इन क्रियाओं को और इन प्रवृत्तियों को शामिल नहीं करेंगे तो शायद बच्चों के रुचि के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार पाठ्यक्रम निर्मित नहीं हो पाएगा। पाठ्यक्रम को बढ़ाने के लिए बालक की सभी रुचियों का ध्यान रखना पड़ता है। बालक की मानसिक आयु, उसकी क्षमता को, उसके अनुभव को, उसके पूर्व ज्ञान को, वर्तमान और भविष्य को देखते हुए पाठ्यक्रम निर्मित किया जाता है। इसलिए उसकी सभी
पाठ्यक्रम में उसकी क्रियाओं और प्रवृत्तियों को भी कहीं न कहीं जगह देनी चाहिए। उसके बाद है कि प्राथमिक स्तर पर केवल अंकगणित ही पाठ्यक्रम में सम्मिलित किया जाता है। और आज का देखो आप देखते हो कि पहले से पाठ्यक्रम में बीजगणित दे दी जाती है। बीजगणित क्या दे देते हैं? बीजगणित। जबकि बीजगणित आज के टाइम में बीजगणित है, रेखागणित है और अंकगणित, जबकि अंकगणित उसके लिए थोड़ा आसान हो जाता है। बीजगणित उसके लिए नई चीजें और रेखागणित उसके लिए नई चीजें। मैं ये समझता हूँ कि प्राथमिक स्तर पर अंकगणित को ही शामिल किया जाना चाहिए, क्योंकि प्राथमिक स्तर पर गणित अंकगणित को ही समझ पाता है। ये उसके लिए नई चीज होती है। हाँ, जबरदस्ती पढ़ा है वो एक बात अलग है, लेकिन इसमें उनकी रुचि कम होती है। कभी कभी तो मैंने जैसे बड़े बच्चों को भी ये समझ में नहीं आ पाता। ठीक है, तो ये है अपने दोस्त। अगर इन सभी चीजों को, इन सभी पॉइंटों को तरह पर गौर किया जाए तो शायद इन सभी समस्याओं को अगर हल किया जाए तो शायद गणित का एक अच्छा पाठ्यक्रम निर्मित होगा और एक बालक के रुचि के अनुसार, उसकी आवश्यकता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार, उसके स्तर के अनुसार एक अच्छा पाठ्यक्रम निर्मित होगा, जिससे बच्चा इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा और कहीं न कहीं अपने राष्ट्र में एक अच्छा नागरिक बनेगा। पाठ्यक्रम निर्मित, एक अच्छा पाठ्यक्रम निर्मित करने का मतलब ये उसका उद्देश्य ये कि हमें इस देश में अपने नागरिकों को अच्छा से अच्छा बनाया जाए, हमारे देश में कहीं न कहीं वो सहयोग दे सके। तो आज के वीडियो में इतना ही करेंगे। अगले वीडियो में हम अगला विषय पढ़ेंगे। अपने कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपना नाम, विद्यालय का नाम जरूर दर्ज करें। धन्यवाद।